नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। उस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको उपलब्ध कराते हैं ताकि उन जानकारियों का सही इस्तेमाल कर आप अपने खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, आपका मुनाफा बढ़ सके। तो हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर दिन नए विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है फूलों की खेती। इसके अलावा जो दूसरा विषय हमारा रहेगा वो विषय रहने वाला है मशरूम की खेती। इन दो विषयों पर आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और इन विषय से जुड़े हुए तमाम जानकारियां आज आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि इस विषय से जुड़े हुए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट जुड़ते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन इस विषय से जुड़े हुए आपके जो सवाल हैं वो हम तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आप हमें टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, साथ ही साथ 1800-11-3061। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि फ़ोन आप करें जब तो आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क हो। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमें अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय अपना नाम और किस जगह से आप मैसेज कर रहे हैं ये भी लिखना ना भूलें। इसके अलावा हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इन दोनों विषयों से जो जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर रितु जैन जी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। आप प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मूर्थल हरियाणा से हैं। तो जैसे कि इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे और दो खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, जैसे कि फूलों की खेती के क्या महत्व हैं और फूलों की खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं डॉक्टर रितु जैन जी से जानना चाहूँगा। मैम, बताइए। जी देखिए, ये बहुत ही एक जो पुष्प उत्पादन है ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और एक बहुत ही बड़ा आयाम है आपकी आय के लिए। जो किसान कम जगह पर कम भूमि पर अधिक आय लेना चाहते हैं वो प्रशिक्षण लेकर इस कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि पुष्पों का प्रयोग जो है हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, तो हमें अगर हम कहें कि फूलों की ज़रूरत हमें पूरी ज़िंदगी पड़ती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फूलों की खेती करने के लिए हम चाहें तो कर्तित फूलों की यानी कि डंडी वाले फूल या कट फ्लावर जिन्हें कहते हैं उनकी खेती कर सकते हैं। हम खुले फूल जिन्हें लूज फ्लावर कहते हैं उनकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे जो हैं इन फूलों के बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और किसान को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कम जोत में या अधिक आय लेने के लिए किसान फूलों की खेती कर सकता है। जी, तो फूलों की खेती के बहुत सारे महत्व हैं और फूलों की खेती से बहुत सारे आप रोज़गार पैदा कर सकते हैं, फूलों के कई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार रूप से डॉक्टर रितु जैन से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट देख लेते हैं फूलों की खेती पर। इस समय कई तरह के फूलों की खेती की जा सकती है। गर्मी वाले मौसमी फूलों जैसे पोर्चुलाका, जीनिया, नारंगी का समास, सेलूसिया, बाल्सम, फ्रेंच गेंदा, पिटूनिया, साल्विया, सूरजमुखी और वर्वीना के बीजों की 1 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से लंबाई की क्यारियां बनाकर बुआई कर दें। बिजाई के बाद नियमित रूप से नर्सरी की सिंचाई करते रहें और निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। फूलदार पेड़ व झाड़ियां
और हेज लगाना पूरा कर लें। मई जून में लगने वाले घास के लॉन की भूमि की तैयारी भी इस महीने से शुरू कर दें। रजनीगंधा के बल्बों की रुपाई पिछले महीने में तैयार की गई क्यारियों में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कर लें। फूलों की खेती में दिलचस्पी रखने वाले किसान इस महीने रजनीगंधा और गुलदाउदी की रुपाई करें। रुपाई करने के बाद बाग की हल्की सिंचाई जरूर करें। ग्लेडियोलस में कंद लेने के लिए पौधे को भूमि से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से काटकर छोड़ दें और सिंचाई करें। जब पत्तियां पीली पड़ने लगें तो सिंचाई बंद कर दें। गुलाब की फसल में जरूरत के हिसाब से छटाई, निराई, गुड़ाई और सिंचाई करना जरूरी है। गुलाब के खेतों में गोबर की सड़ी खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। इसके अलावा 100 से 200 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हर 4 पौधों के समूह की दर से छटाई के बाद 2 बार में दें। गर्मियों में उगने वाले पुष्पीय पौधों के लिए इस महीने में बीजारोपण कर दें। तो अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो भी रिपोर्ट में दिखाई गई इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप अच्छी यहाँ पर उत्पाद ले पाएंगे, अच्छी आप पैदावार ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अजय सिंह का रुख करूंगा मैं। डॉक्टर अजय जी, जो हमारा दूसरा विषय है मशरूम की खेती, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मशरूम की खेती के क्या महत्व है, मशरूम की खेती करने से किसानों के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मशरूम कई समस्याओं का निदान करती है जी, जिसमें हम बात करते हैं कि आज जो रोज़गार की जो मुख्य समस्या रहती है, तो मशरूम उत्पादन करने से एक तो स्वरोजगार आप कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, जिस प्रकार हमारा कृषि प्रधान देश है, इसमें जोत घट रही है जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो घटती जोत में मशरूम उत्पादन एक अच्छा रोज़गार का साधन बनता जा रहा है जी। तीसरी बात आती है, जिस प्रकार का हमारा क्लाइमेट चेंज का एक चैलेंज है जी, हम ओपन में जो खेती करते हैं उसमें कई सारी जो ज़्यादा गर्मी पड़ना, ज़्यादा सर्दी पड़ना, उस वजह से फसलें प्रभावित होती हैं जी। पर मशरूम क्योंकि एक इंडोर एक्टिविटी है, अंदर लगाई जाती है, तो उसका मशरूम का जो वातावरण का प्रभाव है वो भी कम पड़ता है। इसलिए हम अच्छी मशरूम उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। साथ साथ जो जिस प्रकार के कृषि अवशेष की जलाने की समस्या भी है, उसका भी निदान मशरूम करती है जी। कृषि के जो अवशेष हैं उनसे ही मशरूम उत्पादन के लिए जो खाद बनाना है, सबस्ट्रेट तैयार करना है, वो भी उससे तैयार हो जाता है और अच्छा उपयोग हो जाता है। साथ साथ जब मशरूम उत्पादन करने के उपरांत जो स्पेंट कंपोस्ट बचता है, स्पेंट सबस्ट्रेट बनता है, वो भी एक उत्तम खेत के लिए खाद बन जाता है। तो इस तरह जो है कई समस्याओं का निदान करते करते एक अच्छी आय मशरूम उत्पादन दे जाता है। बिल्कुल। मशरूम जो है अलग अलग प्रकार की हैं, हम सारे साल बिना मौसम को तब्दील करें मौसम अनुसार अलग अलग मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। सर्दी में बटर मशरूम का उत्पादन करते हैं ज़्यादातर किसान। इसी तरह जो गर्म और सर्द जो मौसम रहता है, फरवरी मार्च अप्रैल है, तो उसमें ढींगरी मशरूम का उत्पादन करते हैं। भरी गर्मी में दूधिया मशरूम का उत्पादन करते हैं। ऐसे ही बरसात के दिनों में पेडिस्टा मशरूम, पुआल के खून में उसका उत्पादन करते हैं। इसी तरह दूसरे औषधीय मशरूम का भी काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि स्वास्थ्य भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। और मशरूम ऐसे पोषक तत्व देती है जिससे पौष्टिक तत्व मिलती है, साथ साथ में औषधीय गुण इतने हैं कि मशरूम खाने से निरोग भी रहते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मशरूम एक अच्छी जो है एक आय का साधन बनता जा रहा है और स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा उत्पाद भी मिलता जा रहा है। जी, तो मशरूम का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मार्केट या बाज़ार की हम बात करें तो बाज़ार में मांग भी बढ़ रही है। तो किसान भाई मशरूम की खेती कर भी विकास के नए आयाम को लिख सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मशरूम की जो खेती है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर क्या है विशेष, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मशरूम की खेती भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है। मशरूम को खूंब भी कहते हैं। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, सिटाके मशरूम, धान पुआल खुंब, आयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। आयस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनिया सल्फेट, यूरिया पोटाश, जिप्सम,
मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। मशरूम की खेती की विशेषता है कि अन्य सब्जियों और अनाज की तरह ये ज़्यादा समय नहीं लेता और अगर बीज उपलब्ध हो तो 30 से 60 दिनों के अंदर इसकी फसल तैयार हो जाती है। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। तो मशरूम की खेती करने से अपार संभावनाएं पैदा होती हैं। इस अपार संभावनाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और एक अपनी भागीदारी भी इसमें निभा सकते हैं। हमारे दर्शकों के सवाल हम तक आना शुरू हो चुके हैं। मैं अपने एक दर्शक हैं आजमगढ़ से, उनका सवाल आया है, अंकुर सहाय उनका नाम है। वो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मशरूम की फसल में गीला, बुलबुला व हरा फफूंद रोग होने के मुख्य कारण क्या हैं? इस रोग की रोकथाम से बचाने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर अजय सिंह जी? जी, गीला बुलबुला यानी कि वेट बबल, जिसको हमारे किसान कई बार लड्डू की भी बोलते, क्योंकि गोल होता है वो, और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ी भी है। जैसे मशरूम कल्टीवेशन एक मोनोकल्चर जैसे अडॉप्ट किया है उन्होंने जी। सर्दी में मशरूम लगाते हैं। विशेषकर जो केसिंग मिट्टी है, जो हम केसिंग करते हैं, उसका पूर्णतः स्टरलाइज ना होना एक कारण है। साथ में केसिंग मिट्टी में कच्ची होना, जैसे हम गोबर का मिलान करते हैं तो उसकी भी एक देन रहती है। इसलिए पूर्ण निर्जीवीकरण, जिसका केसिंग मिट्टी का हम चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड से बताते हैं, चाहे जो स्टीम पास्चराइजेशन है उससे बताते हैं, करना ज़रूरी है। ये करने के उपरांत भी अगर दिखते हैं तो पहले तो आपको उसको पिक करना है, उठाना है और उसको अलग से पॉलीथीन डाल के बाद में दबा देना है। दूसरी बात, जिस स्पॉट से उठाते हैं, जहाँ से उठाए हैं, वहाँ पे हल्का फॉर्मिन या थोड़ा नमक डाल दीजिए ताकि वो दोबारा जनरेट ना करे। तो एक कारण ये रहता है। दूसरा, आपने हरी फफूंद की बात कही। हरी फफूंद भी इन्हीं कारणों से आती है कि हरी फफूंद बेसिकली ये फंगस है, फफूंद है, मशरूम भी फफूंद है अपने आप में, पर मशरूम खाने वाली फफूंद है। और दूसरी जो हरी फफूंद है या वेट बबल, जो गीला बुलबुला, ये नुकसान करने वाली फफूंद है, साथ साथ ग्रो कर जाती है अगर कंप्लीट स्टरलाइजेशन ना हो तो। कच्ची अगर खाद होगी, चाहे वो आपका खाद कंपोस्ट जो बनाया है वो भी पूर्णतः सही नहीं बना होगा, तो भी हरी फफूंद आ जाएगी। नमी ज़्यादा रहेगी तो हरी फफूंद आएगी। इसलिए हवा का आवागमन ठीक रखें, नमी रिक्वायर्ड के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। अगर आता है, अगर हरी फफूंद आपको दिखता है तो उस पर ही आप जो चूना है वो डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं, या अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी कार्बोनिजिम जो है, जिसको हम बेबिस्टिन के नाम से भी जानते हैं, उसका भी थोड़ा आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे और नमी कम करेंगे तो ये रुकावट इसमें हो जाएगी। फिर भी आप प्रशिक्षण जरूर लें। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप कोशिश करें कम से कम जो फफूंदीनाशक या जीवनाशक चीज़ों को प्रयोग करें, क्योंकि मशरूम जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी कोमल होती है, और इसे डालने से मशरूम को भी नुकसान होता है, साथ साथ जो खाने वाले हैं उसको भी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो अंकुर सहाय जी, डॉक्टर साहब ने आपको जिस तरीके से बताया उस तरह से जो आपकी मशरूम की फसल है उसको आप बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर रितु जी का मैं रुक करूँगा। डॉक्टर रितु जी, हम यहाँ पर बात फूलों की खेती के बारे में भी कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान कैसे पहचाने कि किस क्षेत्र में फूलों की खेती बेहतर की जा सकती है और किस खेत की मिट्टी को पहचाना जाए कि इस मिट्टी, ये जो मिट्टी है ये बेहतर है फूलों की खेती के लिए? जी, देखिए, फूलों की खेती पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। और अगर बात करें हम कश्मीर की, तो कश्मीर में जानते हैं आपकी ट्यूलिप की खेती या लिलियम की खेती, जो कंदीय फसलें हैं, उनकी खेती की जा सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो हमारी जो खुले फूल वाली किस्में हैं, जैसे कि गेंदा है, गुलदाउदी है, या हमारी कर्तित फसलें हैं, कट फ्लावर हैं, गुलदाउदी है, ग्लैडियोलस है। और अगर हम पहाड़ की भी बात करें, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर भी ग्लैडियोलस की फसल, कार्नेशन की फसल, गुलदाउदी की फसल, इस तरह की फसलें ली जा सकती हैं। और साथ ही साथ हम अगर बात करें पुणे की, तो पुणे में हमारी बहुत सारी जो हैं, पुणे और कलकत्ता जैसी जगह पर, जहाँ पर आपका तापमान और जलवायु हमेशा बराबर ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा
तापमान में फ़र्क नहीं होता है, तो वहाँ पर हम बहुत सारी जो फूलों की फसलें हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, गुलदाउदी है, रजनीगंधा है, इस तरह की फसलें ले सकते हैं। बात अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जैस्मिन है, जरबरा है, चमेली जिसे कहते हैं, तो इस तरह की जो, या चाइना एस्टर है, गेलाडिया, इस तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो हर स्थान के लिए जो फसलें हैं आपकी, वो अलग अलग ढंग से आप उनका चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन फसलों को उगाने के लिए आप अपनी मार्केट का भी चयन कर सकते हैं कि आपकी मार्केट कितनी दूर है। अगर आपकी मार्केट नज़दीक है तो आप कर्तित फूलों को उगा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ मंदिर वगैरह हैं तो आप खुले फूलों को उगा सकते हैं, जिनसे कि उनका उपयोग अच्छे से किया जा सके और आपको अधिक आय प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ इन फूलों का, अगर आपने फूल उगाते हैं और मंडी नहीं है, मार्केट नहीं है, तो फूलों का बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। और इन मूल्यवर्धित उत्पादों को जिस समय हमारे पास फूलों की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उत्पाद, उस तरह के उत्पाद बनाकर भी हम उसे भविष्य के लिए भंडारण कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह किसान जो है वो अपनी आय बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो भी लोग इस तरह के प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो वो संरक्षित खेती, जिसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी बहुत कम क्षेत्रफल में आप फसल उगाकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी डॉक्टर ऋतु, आपने बहुत विस्तार रूप से बताया कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। अरविंद हैं गुजरात से। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अरविंद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मशरूम के बारे में गुजरात में कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है? किस मैं विषय? पहले से पासू की खेती करता हूँ गाँव में। मेरे को पासू खेती में बहुत प्रॉफिट मिला है। मैं ये सुभाष पालेकर जी को धन्यवाद देता हूँ जो उनको ट्रेनिंग में गया, मेरे को प्रशिक्षण मिला है। आप किस विषय की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मशरूम की खेती की या फूलों की खेती की? मशरूम की खेती के बारे में कहा ट्रेनिंग सेंटर है गुजरात। ठीक है अरविंद जी। जी अरविंद जी, हम आपका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अजय जी, ये जानना चाहते हैं कि मशरूम की ट्रेनिंग की खेती की ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? बहुत अच्छा लगा अरविंद जी बात करके आपसे कि आप पहले से अच्छी खेती करके कमाई कर रहे हैं और ये मशरूम में भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके यहाँ जो गुजरात कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर आप संपर्क करें। वहाँ पे एक लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जो पादप रोग विभाग है वो करवाता है, साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर, वो भी करवाते हैं। और हमारे जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका केंद्र मूर्थल में, वहाँ पे लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं और ये निःशुल्क रहता है। साथ साथ ऑनलाइन भी ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। हमारी जो वेबसाइट है mhu.ac.in, इसके ऊपर आप जाके भी इसके ऊपर पूरी प्रशिक्षण के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी हैं, लेक्चर्स भी हैं, उनको सुन सकते हैं। साथ में फिल्म भी देख सकते हैं। साथ में हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्र है सोलन में चंबाघाट, वहाँ के भी आप संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कंटेंट इसका अवेलेबल है ऑनलाइन। और फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करिए, जो आप नंबर लिख सकते हैं 94,678,255,49। इस पे संपर्क करिए, हम आपकी ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। आप वहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे संपर्क करिए। आपकी जो उत्सुकता है, देखने में लगता है कि आप ज़रूर मशरूम में लगेंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आपकी आय अच्छी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर अजय जी ने आपको बताया कि इस नंबर पर संपर्क करके आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी सामग्री उपलब्ध है जिसके ज़रिए भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और प्रशिक्षण लेकर आप, हमें उम्मीद है कि बेहतर खेती करेंगे और विकसित भारत में अपना योगदान भी करेंगे। अजय जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार अपने दर्शकों के हम सवाल के जवाब अपने खास मेहमानों से ले रहे हैं। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। फूलों की खेती कैसे करें और मशरूम की खेती को लेकर क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या सलाह हैं, इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे दर्शकों के कॉल हमें मिल रहे हैं, उनके जवाब भी हम अपने खास मेहमानों से ले रहे हैं। फिलहाल अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ़ कीजिएगा, तरुण जुड़ रहे हैं अजमेर राजस्थान से। तरुण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी तरुण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है कि ये मशरूम की खेती की सर ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, और सर अगर ये इसके इनिशियल लेवल पर सर कितने बैग से स्टार्ट करना चाहिए इसे सर इसमें, और कितना इन्वेस्टमेंट होगा सर? जी, जो तरुण जी का सवाल यही है डॉक्टर अजय सिंह जी कि ये ट्रेनिंग कहाँ से लें और शुरुआती किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, कितने बैग के साथ शुरुआत कर सकते हैं? हाँ तरुण जी, मशरूम की खेती आप सारे साल कर सकते हैं, और अजमेर जैसा आपका राजस्थान की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के वहाँ जो सबस्ट्रेट हैं, यानी कि आपकी जो सरसों की जो भूसी है और आपकी चाहिए आपका जो वीट का है, इन सब में कर सकते हैं। तो आप जैसे अब बैग की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, तो अजमेर में तो हमारा जैसे जो कृषि विज्ञान केंद्र जरूर होगा, वहाँ से संपर्क करें। बाकी उदयपुर नज़दीक पड़ता है, उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये अच्छा जो हमारे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्र है, वहाँ पे उस पर आप संपर्क करिए उदयपुर में, वहाँ पे आप ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो अगर बैग की बात करते हैं, कितने बैग आपको लेने चाहिए, कम से कम 10 क्विंटल भूसे से जो कंपोस्ट बनता है, करीबन 30 क्विंटल के आसपास कंपोस्ट बन जाएगा, यानी कि 300 बैग जो हैं आप चलाएंगे तो आपकी एक रिटर्न्स ठीक रहेगी, उसमें करिए आप। और अलग अलग प्रकार के मशरूम करिए, उदयपुर जाके आप प्रशिक्षण प्राप्त करिए और इस काम को आप शुरू करके लाभ कमा सकते हैं। जी, तो तरुण जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस तरह से प्रशिक्षण लेकर, जानकारी लेकर आप खेती की शुरुआत करेंगे और अपने जीवन में एक बदलाव देख पाएंगे। डॉक्टर रितु जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर रितु जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना एक सवाल भेजा है, उनका सवाल हम ले लेते हैं। वो पूछना चाह रहे हैं, राजस्थान से इनका सवाल है, रामकरण नाम है इनका, ये पूछना चाह रहे हैं कि फूलों की खेती में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है तथा कितने छिड़काव करना उचित होगा? जी, ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल के जो आज का युग चल रहा है तो नैनो जो फर्टिलाइज़र हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु हम अभी फूलों की खेती में नैनो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अभी रेकमेंड नहीं करते हैं। हमारे यहाँ से कोई संतुष्टि नहीं हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, तो नैनो के जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं इसके ऊपर हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है, और जैसे ही कुछ इस प्रकार की संतुष्टि होगी तो हम आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि आप कितना इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो रामकरण जी, उम्मीद है कि आप इस जो ये आपको उपाय बताया गया है इस पर आप अमल करेंगे, और फिलहाल जो भी जानकारियां हमारे दर्शकों, हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं उनके पास उपलब्ध है, वो आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह जी, मैं आपसे रुक करूंगा। जैसे हमारे दर्शक ने पूछा कि शुरुआत कितने बैग से कर सकते हैं, इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ता हूँ कि शुरुआत में कितना खर्चा आता है अगर कोई नया किसान को शुरू करना चाहता है, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है मशरूम की खेती के लिए? जी, मशरूम को प्रमोट करने के अनेकों सरकार की, भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीम रहती है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं MIDH, उसके माध्यम से पूरे देश भर में 40% की सब्सिडी रहती है। यानी कि अगर बटर मशरूम का कोई प्रोजेक्ट आप लगाते हैं या मशरूम ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए कमरा बनाते हैं, तो उसमें 20 लाख का प्रोजेक्ट रहता है, उसमें 8 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसी तरह अगर मशरूम का बीज बनाने का आप संयंत्र लगाते हैं, जिसको हम मशरूम स्पॉन बोलते हैं, तो उसमें भी 15 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 6 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसी तरह अगर मशरूम उत्पादन करने के लिए जो खाद बनाने की यूनिट लगाते हैं, जिसको कंपोस्ट यूनिट बोलते हैं, वो भी 20 लाख का प्रोजेक्ट है, 8 लाख की सब्सिडी है। तो काफ़ी सरकार की स्कीम है इस मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के माध्यम से। और जो आपके स्टेट में, आपके राज्य में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से आप वहाँ संपर्क करिए तो इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह जैसे पर्सन भाई ने पूछा कि कैसे आप कम से कम कितनी लागत के, तो आप मान के चलिए अगर आपके पास अपना कमरा है तो केवल आपका जो जिसमें इनपुट्स में जो खर्चा आना है वही है लगभग 50,000 रुपये। अगर आप लगा के चलते हैं तो आप आराम से 50,000 प्लस
50-60 हज़ार रुपये और आप लाभ कमा सकते हैं बटन मशरूम के से ही, क्योंकि बटन मशरूम की काफ़ी डिमांड रहती है। इसी तरह जो औषधीय मशरूम है जिसके सिटाके, उसकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कैंसर रोगियों की काफ़ी समस्या बढ़ती जा रही है, तो ये एंटी कैंसर मशरूम है तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है। ऐसे सिटाके मशरूम के अलावा जो ढींगरी मशरूम उसकी भी काफ़ी डिमांड है। तो यानी कि जागरूकता बढ़ती जा रही है, मशरूम की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। तो आप प्रशिक्षण प्राप्त करके ये इसको आप मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर सकते हैं, और कम से कम लागत जैसे बताई 50,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर सरकार की स्कीम है वो बैंक से लिंक्ड है, वो क्रेडिट लिंक बोलते हैं, तो उस भी आपको वो भी लोन भी आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बैंक भी अपने आप एश्योर्ड है, क्योंकि उससे सरकार उसमें सहायता प्रदान कर रही होती है। तो काफ़ी इस तरह मशरूम का प्रचलन पूरे देश भर में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के माध्यम से काफ़ी बढ़ा है। तो इस तरह जो है मशरूम का जो पूरा जो आज से 20-30 साल पहले जो मशरूम को जानते नहीं थे, जिसको हम सांप की छतरी कह के या अच्छी चीज़ नहीं खाने की, अब जानकारी के हिसाब से जैसे इन्फॉर्मेशन फैली है, अवेकनिंग आई है, तो मशरूम की कंजम्पशन भी बढ़ी है, मशरूम उत्पादक भी बढ़े हैं, और हम काफ़ी लीडिंग जो है नेशंस में आने लग गए हैं मशरूम उत्पादन में। और आशा है जल्दी ही, क्योंकि रोजगार का साधन तो है ही, बिल्कुल, पर प्रोटीनियस फूड है, इसलिए चिकन मीट के बराबर जो है ये इतनी सारा ऊर्जा दे देता है, और कई सारे औषधीय गुण हैं, चाहे हार्ट के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं। मशरूम के अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि काफ़ी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। आपने विस्तार रूप से बताया डॉक्टर साहब। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं सवाल ले लेता हूँ। माला जी हैं महाराष्ट्र से। माला जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, मशरूम खेती की जानकारी चाहिए, मेरे को करनी है, मैं छोटा किसान हूँ जी। इसके वास्ते जानकारी हम नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में है, वहाँ हम कहाँ से कर सकते हैं? जी, तो ये बालाजी उत्तम राव है, ये यही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये छोटे किसान हैं, तो जिस तरह से आपने डॉक्टर अजय आपने बता रहे थे कि 50,000 की लागत से शुरुआत कर सकते हैं, तो उनको थोड़ी विस्तृत जानकारी और प्रोवाइड करा दीजिए। जी, पहले आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए, जैसे पूना नज़दीक है, कृषि विज्ञान केंद्र नांदेड़ में है, वहाँ पे संपर्क कर लीजिए। प्रशिक्षण प्राप्त करके अब आपके पास खुद का कोई झोपड़ी हो, कोई छोटा कमरा हो, उसमें मशरूम उत्पादन करके, वहाँ हम देखा कई सारे वहाँ किसान जो है ढींगरी मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। साथ साथ वहाँ बटर मशरूम का भी काफ़ी उत्पादन महाराष्ट्र स्टेट में होने लग रहा है। छोटी ग्रोअर भी हैं, बड़े ग्रोअर भी हैं। तो आप जैसे जो आपने बताया छोटे किसान हैं, तो आपके लिए जो सामान्य खेती के साथ साथ मशरूम उत्पादन की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैसे शुरुआत में कहा कि सब्जी उत्पादन की तरह, जैसे जल्दी कैश क्रॉप है, जल्दी रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो आप इसका प्रशिक्षण लेके मशरूम उत्पादन करिए। और उसको आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, देखिए किस तरह ताज़ा भूसा है, उसी को गर्म करके गर्म पानी में, और अगले दिन इसकी बिजाई हो जाती है, स्पान प्राप्त कर सकते हैं, और अगले 30 दिन में मशरूम प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ओयस्टर मशरूम सबसे इजी है ऐसे ही, क्योंकि महाराष्ट्र का जो वातावरण है थोड़े गर्म रहता है, तो दूधिया मशरूम है, दूध छत्ता जिसको मशरूम बोलते हैं, उसका भी काफ़ी प्रचलन है। उसको भी आप 30-35 डिग्री तापमान तक उगा सकते हैं, और काफ़ी डिमांड जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े बड़े जो शहर हैं, जैसे आपके मुंबई है, पुणे है, इन शहरों में बहुत डिमांड है जी। तो आप इन चीज़ों की ओर आएंगे तो आपकी खेती लाभप्रद हो जाएगी। बिल्कुल। तो सभी दर्शकों के सवालों के जवाब हमारे खास मेहमान दे रहे हैं, और उम्मीद है कि उन सभी जानकारियों का आप उचित इस्तेमाल कर आप अपनी खेती की शुरुआत करेंगे, और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी फसलों की भी देखभाल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सअप किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। रामू चौधरी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। मैम, डॉक्टर ऋतु जी, उनका सवाल है कि गर्मियों में गुलाब के खेत में गुलाब की देखभाल कैसे करें, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें ताकि उनको बेहतर उत्पादन मिल सके? जी, गर्मी के मौसम में जैसे अभी की बात करें हम, तो आजकल गुलाब जो है अच्छे से फूला हुआ है, अच्छे से फूल आया हुआ है गुलाब का खेत में, और इस समय जो हमें ज़रूरत है वो अच्छे से एक तो सिंचाई की ज़रूरत है, और दूसरा वीडिंग करने की, खरपतवार निकालने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे जैसे तापमान थोड़ा बढ़ रहा है, तो पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम चूर्णी लासिता भी बोलते हैं, एक पाउडर की जैसे जो ग्रोथ है, वो सफ़ेद चूरन जैसा जो पाउडर है वो पत्तों के ऊपर आ जाता है। तो जब हम उसके लक्षण देखें तो उसको देखते ही हमें कुछ सल्फर फंजीसाइड, जैसे कि वेटेबल सल्फर, घुलनशील सल्फर होता है, उसका डस्ट किया जाए, या फिर कैराथिन, उसको 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर उसका हम स्प्रे करें
2 से 3 सप्ताह के अंतराल पर, तो हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। और आने वाले समय में, बरसात के समय में जो है, हमें थोड़ा निराई गुड़ाई और कटाई की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो बहुत सारे जो बीमारियां और रोग जो हैं बरसात के समय में लगते हैं, तो उनसे भी हमें उसके लिए समय समय पर दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए। इस समय जो फूल हैं उसमें, गुलाब के फूलों में एक एफिड का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जिसे हम माहू भी कहते हैं। और एफिड के प्रकोप से बचाने के लिए हम पौधों को मेलाथियन से स्प्रे कर सकते हैं। हम 1 से 1.5 ml मेलाथियन प्रति लीटर पानी में उसका घोल बनाकर अगर हम पौधों पे स्प्रे करें तो हमें एफिड से छुटकारा मिल सकता है। जी, तो गर्मियों में गुलाब की खेती की देखभाल कैसे करनी है, इस तरीके से आप अपनी गुलाब की खेती की देखभाल कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, दीपक चौहान, बड़ोदरा, गुजरात से। दीपक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, आपने गुलाब की खेती खरी ने? जी, अपना सवाल पूछिए। એની અંદર કાશ્મીરી ગુલાબ આપણા અહીં વધારે થાય છે, તો સર એનું ઉત્પાદન વધુ મળે અને સારું પરિણામ મળે એના માટે કંઈક જણાવશો? जी दीपक जी, तो हम समझ पा रहे हैं आपके सवाल। हाँ, गुलाब में उर्वरक का प्रयोग कैसे करें, जैसे डॉक्टर ऋतु जी ने अभी आपको विस्तार रूप से बताया। एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर ऋतु जी, इनको बताइए कि गुलाब में उर्वरक का प्रयोग कैसे करें। जी, गुलाब में उर्वरक का प्रयोग हम जो है घोल बनाकर एक जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है उनका घोल बनाकर उससे हम कर सकते हैं। उस घोल को पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये तो, और दूसरा इसके साथ साथ जब पौधे में विंटर के समय में, सर्दियों के समय में पौधों की जड़ों के पास से मिट्टी निकालकर थोड़ा 5 सेंटीमीटर घेरा बनाकर मिट्टी को बाहर निकाल कर रख देते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते तक उसे खुला रहने दीजिए पौधे की जड़ों को। और उसके बाद उसमें 5 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद डालें और साथ में वो मिट्टी भी मिक्स कर दें। उसके बाद आप इसमें यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश को 50 ग्राम मिक्सचर जो है 1:2:1 की रेशो में अगर हम डालेंगे तो हमारा जो पौधा है वो अगले सीज़न में बहुत अच्छा फूलेगा और आपके जो पौधे की बढ़वार है वो भी बहुत अच्छी होगी और साथ में उसमें पुष्पन भी अच्छा होगा। जी, तो दीपक जी, बताए गए सभी उपायों को अपनाइए और गुलाब की बेहतर खेती का उत्पादन आप ले सकते हैं और बेहतर आय भी इससे आपकी हो पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा लगातार जारी है। आपके सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। हमारे जो खास एक्सपर्ट हैं विषय से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक दर्शक है हमारे जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है, ब्यावर जिले राजस्थान से। उनका नाम है आशीष। वो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मशरूम की शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है तो फिर इसे बाजार में बेचने पर समस्या होगी। डॉक्टर अजय जी। जी, बिल्कुल सही आपकी समस्या है। ये प्राय देखा जाता है कि मशरूम जो है, अगर मशरूम ताज़ा आपने बटन मशरूम को तोड़ा है तो उसको जल्दी जल्दी मार्केट में लेके जाएंगे तो वो सफ़ेद रहती है, नहीं तो वो हल्की हल्की भूरी पड़ने लग जाती है। और जबकि भूरी पड़ना ख़राब नहीं है, पर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं सफ़ेद होनी चाहिए। इसका निवारण ये है कि सबसे जब आपने मशरूम का कटाई की है शुरुआत में,
तो सुबह जब तापमान कम रहता है उस समय कटाई करके और बिना धुले उसको पैक करें। बिना धुले लेके जाएंगे, साफ लेके जाएंगे तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है बढ़ी रहती है। अगर आप उसको धोएंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ, उसकी जो रखने की क्षमता है वो कम होती जाती है। फिर भी क्योंकि प्रचलन में रहता है कि हम उसको धो के ले जाएं, मार्केट में कई बार पसंद नहीं करते, तो धोना है तो सिंपल पानी से, साधारण पानी से धो के उसके बाद ये हमारा EDTA है या पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी कि 10-12 लीटर की अगर बाल्टी है उसमें 1 चम्मच डाल के उसमें मशरूम आप 1-2 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद बाहर निकालिए, पानी सुखा के ऊपर से फिर पैक करिए। 200 ग्राम की आपकी पैकिंग बिकती है, उसको बेच के आइए। पर जितने मौसम आप गर्म में ना ले जाके ठंडे में ले जाएंगे तो मौसम की जो आपकी सेल्फ लाइफ है मशरूम की वो बढ़ी रहेगी। तो एक तरीका ये है, पर अनवाश्ड बिना धुली लेंगे तो आपके ज़्यादा समय भी रुकेगी और साथ में अगले 2-3 दिन तक रुक जाएगी। अगर फ्रिज में भी रखेंगे, आप लो टेम्परेचर में रखेंगे तो आप 2-4 दिन और सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। धोने के उपरांत जल्दी वो उसका रंग बदलेगा और पसंद नहीं की जाएगी। आजकल मार्केट में अनवॉश मशरूम की भी वैल्यू ज़्यादा है, ये भी आप समझिए। और पैनेट पैकिंग, अच्छी पैकिंग करेंगे, उसको जब ऊपर से ढक देते हैं, सील कर देते हैं पन्नी से, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। तो इस प्रकार का विशेष पैकिंग करके ले जाते हैं तो लंबे समय तक भी चलती है। जी, तो आप मशरूम की सेल्फ लाइफ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और आपको अच्छा मूल्य बाजार में उसका मिल पाएगा। डॉक्टर रितु जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर रितु जी, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सअप किया है महाराष्ट्र से, श्री गंगाराम जी भुसारे उनका नाम है। वो जानना चाहते हैं कि गेंदे के फूल की अच्छी उत्पादन कैसे ली जाए। जी, देखिए, गेंदा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और हमारी जो ट्रेडिशनल फ्लावर हैं उसमें गेंदे का नाम सबसे ऊपर आता है। और अगर हम व्यावसायिक तौर पे भी बात करें तो गेंदा जो है खुले फूलों की श्रेणी में सबसे प्रथम दर्जे पे आता है। और गेंदा की खेती वर्ष में 3 समय की जा सकती है, मतलब पूरा साल जो है हम गेंदा की खेती कर सकते हैं। गेंदा की फसल हम गर्मियों में उगा सकते हैं, बरसात के मौसम में उगा सकते हैं और सर्दी के मौसम में उगा सकते हैं। गेंदे की फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जो प्रजाति है या किस्म है उसका चयन जो है सबसे पहले करना होगा। किस मौसम में कौन सी प्रजाति का इस्तेमाल होता है वो हमें सबसे पहले चुनना होगा। दूसरी बात, जो गेंदा है वो एक बलुई दोमट मिट्टी पे लगाया जा सकता है, जिसका pH मान 6.5 से 7 के करीब होता है। और जहाँ तक गेंदा लगाने की बात है, गेंदे को अगर हम चाहते हैं, जैसे कि अभी गर्मी की फसल जो है गेंदे की वो लग चुकी है। अगर गर्मी में आप गेंदे की फसल चाहते हैं, गर्मी में गेंदा लगाने से फ़ायदा ये है कि इस वक्त और कोई भी फसल जो है फूल जो है मार्केट में नहीं मिलता है, तो हम गेंदा अगर गर्मी में लगाएं तो उससे हमें फ़ायदा अधिक होगा। और गर्मी में लगाने वाली फसल जो हमारी प्रजाति है वो फ्रांसीसी या जाफरी उसे कहते हैं। छोटा गेंदा होता है लाल या भूरे रंग का, उसको लगाया जा सकता है। और उसको जो उसकी नर्सरी है वो हम फरवरी के महीने में डालते हैं और मार्च में उसका जो पौध है उसको खेत में रोपित कर देते हैं। और उसको पौध को लगाने के बाद हम उसको जो है ऊंची क्यारियों के ऊपर लगाते हैं पौध को। साथ ही साथ जब भी हमें गेंदा का पौधारोपण करना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि पौधारोपण हम शाम के वक्त करें और पौधारोपण करने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें, ताकि जो हमारे पौधे हैं उनमें वो बहुत अधिक सक्सेस मिले और वो पौधे मरे नहीं। और साथ ही साथ उसमें हमें निरंतर निराई गुड़ाई करते रहना है। और 1 महीने के पश्चात जब हमारा पौधा 1 महीने का हो गया है तो हमें उसमें पिंचिंग, शीर्ष नोचन जिसे कहते हैं, वो करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो गेंदे की कलियां हैं या बढ़वार है वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसकी बढ़वार ज़्यादा होने से, फैलाव ज़्यादा होने से जो हमारा गेंदा है वो उसमें फूल अधिक आएंगे, तो उपज बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से आप समय समय पर अपनी जो बीमारियाँ हैं, व्याधियाँ हैं और रोग हैं और कीटों का प्रकोप है, उसके लिए भी आप फसल को देखते रहें और उसका नियंत्रण करते रहें। इस तरह से आप गेंदे की फसल उगा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रितु जी ने आपने जो बताया विस्तार रूप से कि जो हमारे दर्शक हैं जो गेंदे के फूल की खेती करना चाहते हैं, जो डॉक्टर रितु जी ने आपको विस्तार रूप से बताया कि अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको बाजार में भी अच्छे भाव उसके मिलेंगे और आपका मुनाफा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, बेगूसराय बिहार से हैं। आपका स्वागत है बतौरन जी, अपने सवाल पूछिए। बतौरन जी, आप अपने टेलीविजन का आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पहुंचाइए हम तक। ठीक है, आवाज कम कर।
बदौरन जी, आप अपने टेलीविजन का आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल बताइए। सवाल बता रहे, गेंदा फूल की खेती करने चाहते हैं, वो बीज कहाँ से मिलेगा? जी, इनका सवाल है कि गेंदे के फूल की कौन सी किस्म की खेती करें और कहाँ से मिलेगा। जी, आप गेंदे की क्योंकि आप बिहार से बोल रहे हैं, तो बिहार में जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक तो कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से आप फूल ले सकते हैं। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ से आप फूल ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो कृषि औद्यानिक जिला कृषि औद्यानिक कार्यालय है, वहाँ से भी, जो DHO ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी आप उसके बीज ले सकते हैं। और अगर आप पूसा से बीज लेना चाहते हैं तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पुष्प विज्ञान संभाग से भी उस गेंदे का बीज प्राप्त कर सकते हैं। हमारी गेंदे की 6-7 नई किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं, जिसमें कुछ नई किस्में जैसे पूसा दी, पूसा पर्व और पूसा उत्सव, ये जो किस्में हैं, ये दिवाली और दशहरा के पास फूल देती हैं, जिससे कि किसान को बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा हमारी जो बहुत प्रचलित किस्में हैं, पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा और पूसा अर्पिता, इसका भी बीज जो है वो आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बीज उत्पादन इकाई या फिर पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अजय जी का मैं रुख करूँगा। डॉक्टर अजय जी, आपने बताया कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने का ये तरीका होता है, शुरुआत में कितना खर्चा आता है, ये सब चीज़ें आपने विस्तार रूप से बताई। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कैसे कितने समय के दौरान कितना समय लगता है एक मशरूम की फसल को तैयार होने में, और इस दौरान किस तरीके की देखभाल किसान भाइयों को करनी चाहिए। जी, अलग अलग मशरूम की खेती अलग अलग समय पे की जाती है। जैसे बटन मशरूम हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है, पूरे देश भर में लगभग 70-73% जो पैदावार है बटन मशरूम की है। और बटन मशरूम लगाई के बाद, यानी कि जब हम कंपोस्ट में बीज डाल देते हैं, लगभग उसके 1-1.25 महीने बाद मशरूम उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। जो मशरूम उत्पादन के दौरान एक तो तापमान का ध्यान रखना है, जो 16 से 18 डिग्री तापमान पर अच्छी पैदा होती है। साथ साथ नमी का ध्यान रखना है, जो हवा में नमी है कमरे में या झोपड़ी में, वो लगभग 70-80% नमी रहे, और वातावरण जो हवा का आवागमन है वो भी ठीक रहे, यानी कि घुटन ना रहे। तो इस प्रकार का रहेगा तो मशरूम अगले 1-1.5 महीने, अच्छी मशरूम लगातार तापमान सही रहे तो लगभग 1.5 महीने तक सारी मशरूम आ जाती है। यानी कि टोटल जो समय उसमें लगा मशरूम का खाद बनाने से लेके आखिरी तक, लगभग 70 से 80 दिन के करीब एक क्रॉप को लगते हैं, ये बटन मशरूम। ऐसे ही जो है ढींगरी मशरूम है, उसको भी लगभग 40-45 दिन में वो मशरूम का उसका भी उत्पादन भी ले लेते हैं और वो ख़त्म भी हो जाती है। इसी तरह दूधिया मशरूम है, उसमें भी 40-45-50 दिन तक ये मशरूम में का समय रहता है। तो इस तरह हम मौसम में लगभग अगर 2-3 महीने का है तो 2-2 फसल, 2-3 तक फसल ले लेते हैं। किसान जो है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से मशरूम का उत्पादन करते हैं और सही अनुकूल तापमान मेंटेन करके, अच्छी पैकिंग करके अच्छा प्राप्त करते। साथ साथ कई बार हम देखते हैं कि जो मशरूम उत्पादक है उसकी मशरूम बिकती नहीं है जानकारी के अभाव की वजह से, क्योंकि अभी मशरूम की जानकारी बढ़ तो रही है पर टेबल फूड जिसको हम कहते हैं, जैसे हम आलू प्याज खाते हैं वैसे मशरूम को नहीं खाने लगे हैं, जबकि विदेशों में ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हंस-फूस भी है। तो हम भी कोशिश करें कि इसकी मशरूम की कंजम्पशन बढ़े, ये शुद्ध शाकाहारी फूड है। तो इसकी मशरूम ताज़ा नहीं बिकती है। मशरूम हमारे कल्चर में अचार बड़ा पॉपुलर है, हम अचार पसंद करते हैं अलग अलग का, तो मशरूम का अचार बड़ा स्वादिष्ट बनता है और बड़ा साधारण जैसे सब्जियों का अचार बनता है वैसे ही मशरूम का अचार बनता है। तो मशरूम का अचार डाल के बना के हम इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। मशरूम का अचार लगभग साल भर तक खराब नहीं होता अगर वो तेल में डीप रहता है, डूबा रहता है, तो मशरूम का अचार है। इसी तरह हमारे कई किसान, महिलाएं किसान जो मशरूम के पापड़ भी बनाती हैं, तो ताज़ा मशरूम के ओयस्टर मशरूम, जो ढींगरी मशरूम को उसको ताज़ा मशरूम के पापड़ बना रहे थे, सुखा के पाउडर बना के उसका सूप के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मंगोड़ी बनाते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट काफ़ी, इवन मशरूम की सेवियाँ बनाती हैं जी। तो ये एक व्यवसाय का तौर पे भी ले लेते हैं और एक मशरूम को खाने का तरीका है। मशरूम रोटी भी खाते हैं, 10% के करीब मशरूम का पाउडर जो आटे में मिला देते हैं, मशरूम की रोटी बन जाती है। तो विभिन्न उत्पाद जो है हमारे यहाँ पॉपुलर हो रहे हैं। विदेशों में कई सारे और जो प्रोडक्ट है, मशरूम पास्ता काफ़ी पॉपुलर है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट हम बना के मार्केट में लाते हैं और तो काफ़ी जानकारी से मशरूम की आप ही जो मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये विभिन्न
तरीके हैं जिससे मशरूम को हम सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि मशरूम की खेती में अपार संभावनाएं हैं और मशरूम की खेती कर कई उत्पाद भी आप इसके जरिए बना सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामू चौधरी, इंदौर मध्य प्रदेश से। रामू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रामू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी 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 सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, मेरा 1 एकड़ का गुलाब है जी। तो आप मेरे को ये बताओ कि उसमें कलर अच्छा कैसा है, साइज कैसे बढ़े और उसमें खाद कौन से डाले सर? जी और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि गर्मी में क्या उनकी कटाई छटाई हम कर सकते हैं? जी डॉक्टर ऋतु जी, आपने सवाल सुना, आप इनको बेहतर सुझाव दे सकती हैं। जी रामू जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने हाइब्रिड गुलाब लगा रखा है, जो कट फ्लावर के लिए गुलाब लगा रखा है, तो हम इसकी बिल्कुल भी कटाई छटाई जो है गर्मी में नहीं कर सकते। और गुलाब की कटाई छटाई जो है हमें अक्टूबर के महीने में ही करनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर के महीने में ही अगर हम गुलाब की कटाई छटाई करेंगे तो हमें जो आने वाली फसल है वो बहुत बढ़िया मिलेगी। और दूसरी बात है कि आपने कलर की बात की, तो अगर हमारा जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री दिन का तापमान और रात का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है, तो गुलाब का जो रंग है वो बहुत ही अच्छा रंग आता है, बहुत ही गाढ़ा रंग होता है। जबकि अधिक तापमान हो जाने से हमारे गुलाब का रंग थोड़ा फीका हो जाता है और कम तापमान होने से गुलाब के जो उपज है वो भी कम हो जाती है और उसके जो साइज़ है वो भी कम हो जाता है। जहाँ तक बात है आपको फर्टिलाइज़र देने की या उर्वरक देने की, तो उर्वरक देने का समय भी जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो अक्टूबर के महीने में जब हम प्रूनिंग कर देंगे, कटाई छटाई कर देंगे, उसके बाद गुलाब के पौधे के नीचे एक गोल बेसिन बना लेंगे और उस बेसिन में 5 सेंटीमीटर तक जो है वो मिट्टी खोद के बाहर से निकाल देंगे। और वो मिट्टी निकालने के बाद उसको आप धूप लगने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उस मिट्टी में जो गोबर की गली सड़ी खाद है या वर्मी कंपोस्ट है उसको मिलाएंगे। जो गोबर की खाद है वो 5 किलोग्राम प्रति पौधा डाली जा सकती है और जो वर्मी कंपोस्ट है वो हम 10 से 20 ग्राम, साथ ही साथ हम बोन मिल 10 से 20 ग्राम बोन मिल डालेंगे प्रति पौधे में। तो जो आपके गुलाब के फूल हैं उनका रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा और साथ ही साथ फूल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो बोन मिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। जी, तो रामू चौधरी जी, बताए गए सभी उपायों को अपनाकर अपनी जो गुलाब की खेती है उसका बेहतर उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी देखभाल कर पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन रुकना होगा हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार आपके सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से ले रहे हैं, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ऋतु जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं जो कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आप तक आवाज़ हमारी पहुँच रही है तो अपना सवाल पूछिए। राजू जी। हेलो जी, राजू जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे जानकारी चाहिए थी कि ये ढींगरी मशरूम किस समय लगाई जाती है और कितने बैग की शुरुआत कर सकते हैं? जी, डॉक्टर अजय जी, इनका सवाल आपने सुना, कितने बैग लगा सकते हैं? राजू जी, बहुत अच्छा आपने चुनाव है, क्योंकि ढींगरी मशरूम सबसे आसान मशरूम है जिसको लगाया जा सकता है
और सारे साल इसको किसी भी समय लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये इंडोर खेती होती है, तो गर्मी सर्दी का ज़्यादा प्रभाव इसमें पड़ता नहीं है। इसके अलग अलग रंग की हैं ये सफ़ेद रंग की भी है, ये क्रीम कलर की भी है, पिंक कलर की भी है, अलग अलग रंगों की है, भूरे रंग की भी हैं और बड़े आसान से इसको लगाया जा सकता है। ये 10-12 डिग्री टेम्परेचर से लेके 30-32 डिग्री तक की वैरायटीज़ हैं इसमें, और जितनी सुंदर है दिखने में वैसी ही पौष्टिकता में भी उतनी सुंदर, इतनी अच्छी है ये मशरूम। आप कम से कम आप 100 बैग से, जो एक बैग की साइज़ अगर मान के चलें, लगभग 4 किलो टोटल जो उसका वेट है, जो है वज़न है, लगभग 2-1 किलो भूसे से वो आप प्राप्त कर सकते हैं। गीला गर्म पानी में गीला करके उसको आप लगा सकते हैं, यानी कि गीला किया और जब पानी निचुड़ जाए, सुबह लगे हैं तो शाम तक इसका बिजाई कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी कृषि अवशेष है, ये एक अच्छी सुंदरता ये है, ये किसी प्रकार का भी जो अवशेष है फसलों का, ये ज़रूरी नहीं गेहूं का भूसा ही चाहिए, धान की प्राल भी है, आपका भूसा भी है, आपकी जो घास है वो भी, उनमें भी, पत्तों में भी ये मशरूम बड़ी अच्छी हो जाती है। इनको आप जिस एरिया में जो चीज़ आसानी से कम लागत में उपलब्ध हो उसको लेके आप गर्म पानी में गीला करिए। उसके बाद जब पानी निचुड़ जाए उसके बाद इसमें आप 30 ग्राम प्रति किलो, 30 से 40 ग्राम प्रति किलो गीले भूसे के हिसाब से आप उसकी मिला के, अगर आपका 4 किलो का बैग बना है तो 120 ग्राम बीज उसमें डाला और उसको थैले में बंद करके रख दिया। और जिस तापमान के हिसाब से जो वैरायटी आप लेके आए हैं, यानी कि आजकल अगर लगाते हैं तो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर वैरायटी जो आपकी, उस पर आप लगा सकते हैं। इसकी सजर का जो एक वैरायटी जो भूरे रंग में आती है, बड़ी अच्छी पैदावार होगी, उसको लगाइए। लगभग लगाने के 20 दिन बाद मशरूम का उत्पादन आप ले सकते हैं। इसमें आपको ख्याल रखना है कि जिस कमरे में आप लगाएं उसमें नमी रहे और 8 से 10 घंटे की लाइट देनी है। और पूरा पत्ता नुमा, सीपी नुमा मशरूम भी इसको बोलते हैं, सीपी के आकार की आती है, बड़ी सुंदर दिखती है। उसको आप तोड़ लीजिए और उसको ताज़ा भी आप मार्केट में ले जा सकते हैं, महंगी बिकती है। जहाँ पे ग्रोअर कम होते हैं तो बाकी उसको सुखा सकते हैं और धूप में सुखाइए, बिस्किट की तरह हो जाती है, तो उसको पैक करके रखिए। 6 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हैं, या उसका पाउडर बना लिए, पाउडर भी बेच सकते हैं। तो कई सारे आप इस तरह 100 बैग से स्टार्ट करेंगे तो लाभान्वित भी रहेंगे, लाभप्रद सौदा रहेगा। जी, तो राजू जी आप 100 बैग से शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। डॉक्टर रितु जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, एक दर्शक हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सअप के जरिए अपना सवाल भेजा है। उनका सवाल, उनका नाम है TN पांडे, सोनभद्र से हैं। उनका सवाल है, कृपया रजनीगंधा की खेती के बारे में संबंधित जितनी विस्तृत जानकारी है उपलब्ध कराइए। जी, देखिए रजनीगंधा जो है एक बहुत अच्छी पुष्पीय फसल है, और रजनीगंधा को हम एक साल उगाकर दूसरे साल भी उसकी फसल ले सकते हैं। रजनीगंधा को हम बल्ब के द्वारा उगाते हैं, जिसे हम कंद भी कहते हैं। और रजनीगंधा को उगाने के लिए मार्च अप्रैल का समय बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। रजनीगंधा को उगाने के लिए पहले भूमि की तैयारी कर लें। आप अपना खेत को जो है वो अच्छे से उसकी जुताई कर लें, और जुताई करने के बाद उसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। और 1 हफ्ते के बाद उसमें पानी लगाने के बाद थोड़ा सा उसमें उसकी जो खेत है वो खेत बना लीजिए, क्यारी बना लीजिए, और उसकी लंबी लंबी क्यारियाँ बनाइए 1 मीटर की चौड़ाई वाली। और उन क्यारियों में आप जो उर्वरक है, सबसे पहले गली सड़ी गोबर की खाद डालें, और साथ ही साथ डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी, उनकी जो पूरी मात्रा है उसको डाल दीजिए। और साथ में यूरिया की आधी मात्रा यूरिया की डाल दीजिए। उसको डालने के बाद जो है हम बल्ब जो होते हैं उसको 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर जो है वो बल्ब को लगाते हैं। और बल्ब को लगाने के लिए जो उनकी स्पेसिंग है, जो दूरी है बल्ब से बल्ब, 15 से 20 सेंटीमीटर जो है उतनी दूरी पे लगाया जा सकता है। रजनीगंधा में आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी कि रजनीगंधा जो है ये आप खुले फूलों के लिए भी लगा सकते हैं, साथ में डंडी वाले फूलों के लिए भी लगा सकते हैं। तो जो हमारी सिंगल टाइप की वैरायटीज़ होती हैं, उन्हें एकल वैरायटीज़ बोलते हैं, वो किस्में जो हैं हमारे खुले फूल के लिए इस्तेमाल होती हैं, उससे इत्र का भी उत्पादन होता है। और जो डंडी वाले फूल हैं उसके लिए हमारी डबल वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें कि हमारे पास अर्का वैभव है, उसके अलावा हमारी सुवासिनी है, श्रृंगार है। इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो आप डंडी वाले फूल के लिए लगा सकते हैं। और बल्ब लगाने के बाद जो है आप उसकी खेतों की सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के बाद आप बल्ब को आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन के अंदर आप उसमें फुटाव देखना शुरू करेंगे कि आपके जो बल्ब हैं उसमें फुटाव ले लिया है। और
जो हमारा कंद है उसको ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गहरा इसका बल्ब लगाएंगे रजनीगंधा का, तो उसे फुटाव के लिए उतना ज़्यादा ही समय की ज़रूरत होगी। तो बल्ब का व्यास जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और उतना ही उसका गहराई होती है। जितना बल्ब का व्यास होता है उतनी ही उसकी गहराई पे उसको लगाना चाहिए। छोटे कंद जो होंगे उनसे आपको जो फसल की गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं मिलेगी। और इसको लगाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा रजनीगंधा को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता, पर आपको समय समय पर निराई गुड़ाई और सिंचाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और खरपतवार जो है समय समय पर निकालते रहना चाहिए। और उसके बाद जब आपका फूल तैयार हो जाता है, तकरीबन 75 से 80 दिन में आपका फूल तैयार हो जाता है। फूल को जो है नीचे से 15 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर ऊपर से काट लेना चाहिए और काटने के बाद उसे मार्केट में ले जाना चाहिए। साथ ही साथ इस क्रॉप को आप रेटूनिंग भी कर सकते हैं, मतलब यही क्रॉप जो है आपकी दूसरे साल भी चल सकती है। जी बिल्कुल। तो टीएन पांडे जी बताए गए सभी उपायों के जरिए आप रजनीगंधा की खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर रितु जी, आपने बहुत विस्तृत जानकारी और तमाम उपयोगी सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय जी, आपने भी हमारे मशरूम जो खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी सुझाव और सलाह साझा की, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए, कीमती समय दिया आप दोनों ने, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज आपको विस्तृत जानकारी 2 विषयों से हमने आपको उपलब्ध कराई है। आशा करते हैं इन सभी जानकारियों का आप सही समय पर उचित इस्तेमाल कर अपनी खेती में बढ़ोतरी देख पाएंगे। इसी के साथ ही हेलो किसान में अगले विषय पर हम कौन सा चर्चा करेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो अगले विषय पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उन विषय का नाम है मछली पालन, और साथ ही साथ अपने दूसरे विषय पर जो चर्चा करेंगे उसका नाम है बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सलाह या जो भी सुझाव या जो भी प्रश्न हैं आप हमें भेज सकते हैं। हमारा डीडी किसान कॉल सेंटर पे आप हमें फ़ोन कर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपना सलाह सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। साथ ही साथ किसान कॉल सेंटर पर आप फ़ोन करके हमें अपना सलाह, अपनी सुझाव, अपना प्रश्न जमा करा सकते हैं। आप हमारे किसान कॉल सेंटर में नोट कर लीजिए 1800-11-3060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। हमें आपके सलाह और सुझाव का इंतजार रहेगा। आप हेलो किसान कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सीधा डीडी किसान की YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर हेलो किसान कार्यक्रम को देख पाएंगे। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर से होंगे हाजिर, नए विषय पर चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से। एजुकेशन बहुत अच्छा है। ये हम पे आगे बुलाए वो पत्थर मिस्त्री का मिस्त्री मुतलक और मक्की लगता सब्जी खेती काम, इसे खेती में तो मेज लगता है। किनारे का टाउन में भी सप्लाई करता है, कोहिमा हो दीमापुर हो, हम लोग उधर में भी सप्लाई करता है। हम लोग इसे काम करके गांव में इनकम होता है। नागालैंड से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 21 मार्च गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए मथुरा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है।
वक्त हम लोग हैं मथुरा में। मथुरा में होली का पूरा उत्सव है, माहौल है। इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। होली का त्योहार खुशियां लाए अपार, इस शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विकसित भारत की संकल्प यात्रा चौपाल चर्चा बनारस के भद्रासी गांव से होने वाली है। क्या क्या मिला है सरकार से? पीएम किसान पेंशन योजना, राशन कार्ड और बाकी उज्ज्वला योजना। संकल्प भारत यात्रा के तहत इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और प्लस सागरिका द्वारा ड्रोन से स्प्रे कराया जाना है। कृषि विज्ञान विभाग भी अपनी सेवा ज्ञान के रूप में इनको विकसित करता है कि कैसे आत्मनिर्भर बन के अपने खेतों में खुद खड़े हो किसान हमारे। अगर हम अपने लागत को पहले से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी सीधे से है कि हमारी जो है इनकम बढ़ जाता है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा पर खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।